तो स्टूडेंट्स कैसे हैं? चलिए, तो हम लोग आप लोग तो जान रहे हैं कि हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स देख रहे हैं और पी ब्लॉक में हम लोग देख रहे हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑक्सीजन फैमिली। तो आप लोग जो है कि अभी तक इसमें फर्स्ट लेक्चर देख लिए हैं। आज हम लोग इसका सेकंड लेक्चर देखेंगे ग्रुप 16 में और ये हम लोगों का होगा पार्ट 30। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स देखें हम लोग रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। तो रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन में अब अगर 16 ग्रुप को देखें तो ये है, जो हाइड्राइड्स बनाएंगे वो H2E टाइप के होंगे। सारे एलिमेंट्स में मतलब E ये है और किस टाइप के हाइड्राइड्स बनाएंगे वो ये है। तो ये क्लियर हो गया कि इस तरह के हाइड्राइड्स सब बनाएंगे। जो हाइड्राइड्स होंगे वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के होंगे, लेकिन वाटर को, इस वाटर को छोड़ करके। ठीक है, सभी रिड्यूसिंग नेचर के होंगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखेंगे लेकिन वाटर को छोड़ करके। और यहां पर जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगा वो इंक्रीज करेगा H2H2H2TE। यहां से अगर ऊपर से हम लोग चले नीचे की तरफ बढ़े तो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करता जाएगा। तो यहां पर अगर हम लोग देख लें कि ये तो हो गया कि H2S से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा। अब थर्ड पॉइंट की अगर बात करें कि वाटर जो लिक्विड होता है उसका रीजन क्या है, तो हम कह सकते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए वाटर में होता क्या है कि कुछ इस तरह के जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे इस तरह से एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन कैसा है, वो इंटर है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाते हैं। तो यही कारण है वाटर होने का, H2O मतलब क्या है, लिक्विड होने का। बाकी सब क्या होते हैं, गैस के फॉर्म में होते हैं, उसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता इसलिए वो गैस के फॉर्म में होते हैं। लेकिन H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इसलिए लिक्विड है। अब आगे अगर हम बात कर लें कि एसिडिक जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, H2O से H2E तक इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। यानी कि यहां से अगर हम नीचे की तरफ बढ़े, ऊपर से नीचे, तो बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एटम का, इस एलिमेंट का साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। क्लियर? तो अब यहां पर रीजन ये भी है, दूसरा रीजन कि द डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी फॉर द डिसोसिएशन ऑफ He बॉन्ड डाउन द ग्रुप। क्योंकि नीचे चलेंगे तो कम ही एनर्जी देना होगा। जैसे यहां पर अगर हम लोग देख लें H2S की ही बात कर लें तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत होगी, और नीचे आएंगे जैसे यहां अगर आएंगे तो और एनर्जी कम जरूरत होगी और आसानी से बॉन्ड टूटेंगे, H+ के रूप में निकलेगा, सोल्यूशन में जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। तो हम कहेंगे कि ऊपर से नीचे चलेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि बॉन्ड जो डिसोसिएशन, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होगा वो डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आगे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2PE। ऊपर से अगर हम लोग नीचे चलें तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। भाई नीचे के तो बॉन्ड टूट जा रहे हैं, ठीक है, तो जब बॉन्ड टूट जा रहे हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी कम, ऊपर वाले की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। मतलब हम कह सकते हैं कि वाटर की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, H2PO की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम, है ना। अब आगे हम लोग देखें कि इसका रीजन है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब इसी पर जो टर्म आ गए हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एसिडिक कैरेक्टर, थोड़ा इस पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर कुछ ऑर्डर ले लेते हैं। तो
तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखिए हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन अगर ऑर्डर देखा जाए तो बड़ा अलग अलग है। जैसे H2O के बाद H2S का सबसे कम और H2O का सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस ट्रेंड में अगर चले तो उसके हिसाब से नहीं है। हालांकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का हमने क्या किया, वीडियो अलग से बनाया है, वहां पर उसके सारे कॉन्सेप्ट देख सकते हैं वीडियो में कि कैसे किस पर डिपेंड करता है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर किस पर डिपेंड करता है, वो सारा चीज वहां पर हम बताए हैं। यहां पर हम लोग जरा देखें कि मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो सबसे ज्यादा वाटर का, फिर सबसे कम है H2S का। देखिए मास बढ़ता है तो ये मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा होता ही है, ये क्लियर है, लेकिन यहां पर अगर देखें इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए एक दूसरे से चैन जुड़ता चला जाएगा, इसलिए यहां पर कह सकते हैं कि वाटर का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, फिर H2TE का, फिर इसका, फिर सबसे कम इसका, क्योंकि मास कम है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो ये ऑर्डर हम लोगों का कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया गया है वो केल्विन में है, उसको आप मिला सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के बाद बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, वो भी केल्विन में हमने ये वैल्यू दे रखा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एकदम जैसे ये ऑर्डर है वैसे ही यहाँ पर भी ऑर्डर है, सेम चीज वही है। अगर हम EH बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जैसे यहां पर अगर हम लोग नीचे देखें तो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये सल्फर है, ये हाइड्रोजन है, सेलेनियम, हाइड्रोजन, T। तो लेंथ किसका ज्यादा दिख रहा है, लेंथ ये सबसे ज्यादा है, फिर ये है, फिर ये है, और सबसे कम कौन है, ये है। तो बॉन्ड जो लेंथ होगा सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, क्योंकि साइज इसका बड़ा है। रेडियाई है इसका सबसे ज्यादा होता है TE का, और उस सबसे कम किसका होता है, ऑक्सीजन का। इसलिए नीचे से ऊपर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज करेगा। इसलिए ऑर्डर क्या आएगा, ये ऑर्डर आएगा किसका, बॉन्ड लेंथ का, और ये बॉन्ड लेंथ पिकोमीटर में हमने दे रखा है। अब आते हैं बॉन्ड एंगल में। स्टूडेंट्स अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की अगर बात करें तो बॉन्ड एंगल जो है कि हमने आपको बताया था कि डिपेंड करता है किस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, ठीक है। बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और लिगैंड्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल। तो ध्यान देना है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि सब ये हाइड्राइड बना हुआ है, यहाँ ये सब क्या है, कॉमन है। जैसे हम लोग यहाँ पर एक मॉडल के थ्रू अगर देखना चाहें तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये है सेंट्रल एटम, यानी कि ये सब है, ठीक है, और ये है सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन, और ये है लिगैंड का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर H मान ले, यहाँ पर O, यहाँ पर H, यहाँ पर O, ठीक है। ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड का फॉर्मेशन किए, ये भी इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करके सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है, ये तो सब में कॉमन चल रहा है, ये कॉमन रहेगा, डिफरेंस यहां पर हो रहा है। यहां डिफरेंस में क्या दिखाई दे रहा है कि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ज्यादा सेंट्रल एटम रहेगा तो वो क्या करेगा, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ, देखिए क्या करेगा, अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। तो अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। कम होते ही इनके बीच रिपल्सन होगा, रिपल्सन से देखिए एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा भाई, एंगल बढ़ जाएगा ये ऐसे। अब यहां पर जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर अगर मान लीजिए है तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ कम खींचेगा। या हम इसी को अगर मान लें, अगर मान लीजिए कि ये फिक्स है, ठीक है, अब हम इसी के इलेक्ट्रॉन को मान लें तो अब इसके इलेक्ट्रॉन जो है कि ऊपर कम खींचे जाएंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा तो ऊपर कम खींचे जाएंगे, तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एंगल कम, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ सेंट्रल एटम होगा तो ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर जब जाएंगे तो डिस्टेंस कम, और डिस्टेंस कम होगा, रिपल्सन बढ़ेगा, तो एंगल धीरे से क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग अगर देखें बॉन्ड एंगल को, अगर हम लोग यहां पर देख लिए कि सबसे ज्यादा H2O का और सबसे कम H2TE का, और एकदम बिल्कुल ऑर्डर में है ना, ऊपर से नीचे चल रहा है, एंगल घट रहा है, और एंगल हमने क्या दिया है, डिग्री में दिया हुआ है। ये आगे देखे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आप
जब लेंथ ये बढ़ेगा, अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये बॉन्ड आसानी से तोड़ सकते हैं, उसके बाद ये तोड़ सकते हैं, ये फिर ये। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर देखा जाए तो सबसे कम इसका होगा और सबसे ज्यादा इसका होगा। लेंथ छोटा तो स्ट्रांग बॉन्ड, लेंथ बड़ा तो कम स्ट्रांग होगा, आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं क्योंकि लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, H2O के बाद H2S, H2Se और H2T, और यहां पर किलो जूल पर मोल में हमने वैल्यू दे रखा है। तो ये कुछ रहा रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन और उनके कुछ ऑर्डर्स। अब आगे देखते हैं रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, तो ऑल जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्साइड्स दो तरह के बनाते हैं, पहला तो EO2 टाइप का और दूसरा EO3 टाइप का। ठीक, तो अब यहां पर ऑक्सीजन अगर बनाएगा इस टाइप का तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ O2 तो क्या हो जाएगा O3। तो EO2 टाइप में अगर हम लोग देखें तो ये होगा, और EO3 टाइप में हमने यहां पर लिखा है। तो यहां पर दो टाइप के ऑक्साइड्स बनेंगे जो एसिडिक नेचर के होते हैं। क्लियर, यहां पर O3 और SO2 ये दोनों क्या होते हैं, गैस होते हैं। O2 यहां पर अगर इन दोनों की बात करें ये गैस होता है, लेकिन ऐसे ही O2 आपका क्या होता है, ये सॉलिड होता है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाइऑक्साइड डिक्रीज करता है। यहां से अगर हम नीचे चलें तो रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी होगा ऊपर से नीचे डिक्रीज करेगा, ऊपर से नीचे डिक्रीज करेगा, जैसे SO2 टू TiO2। ठीक है, SO2 क्या होता है, रिड्यूसिंग व्हाइल TiO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग, ठीक है, अगर ये रिड्यूसिंग है तो ये कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ध्यान दें इस बात को। अब यहां पर TiO2 इज ऑलमोस्ट सोल्युबल इन वाटर। TiO2 तो वाटर में सोल्युबल है, ठीक है, और डिजॉल्व होकर के क्या देता है, टेलुराइड्स दे देता है। एल्कली में डिजॉल्व होकर के टेलुराइड्स। EO2 टाइप जो बनेंगे यहां पर सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम आल्सो फॉर्म EO3 टाइप ऑक्साइड्स। तो EO3 टाइप के जो ऑक्साइड्स होंगे वो यहां पर है। तो ये कुछ रहा रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। अब आगे अगर हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें यहां पर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, तो यहां पर जो है कि ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो लार्ज नंबर में हैलाइड्स बनाते हैं। और हैलाइड्स किस टाइप के बनाते हैं अगर हम लोग देखें तो ये ढेर सारे हैलाइड्स बनाते हैं। ये सब है ग्रुप 16। E का मतलब है ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, और X का मतलब है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन एटम्स। तो यहाँ पर इतने टाइप्स के बनाते हैं हैलाइड्स, लेकिन जो मेन होते हैं हैलाइड्स वो ये हैं। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स अगर हम लोग देखें तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है वैसे ही उनकी स्टेबिलिटी भी क्या होता है, कम होता जाता है। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल बनाता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है उनकी स्टेबिलिटी भी क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है। लेकिन अगर इन सभी फ्लोराइड्स में EF6 की अगर बात करें तो EF6 जो है कि यही एक है जो सबसे ज्यादा स्टेबल बनाता है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो इनके बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि सभी EF6 में जो ये होता है वो गैसियस नेचर का होता है। EF6 जो हैलाइड बनेगा, मतलब इन सभी के साथ अगर हम क्लोरीन जोड़ दें तो जो ऑक्सीजन को छोड़ करके, तो वो जो हैलाइड्स बनेंगे वो सब गैसियस नेचर के होंगे। लेकिन SF6 एक्सेप्शनली क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसके जो साइज होते हैं वो छोटे होते हैं और
स्मॉल साइज के फ्लोरीन होता है, उसके चारों तरफ सराउंडेड होता है, जिससे उस पर कोई और मतलब सेंट्रल एटम, मीन सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है, तो उस पर कोई आसानी से अटैक नहीं कर पाता है न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रॉन रिच। तो यहां पर स्टेरिकली क्या होता है, ये हिंडर्ड हो जाता है, चारों तरफ से घेर लेता है फ्लोरीन, ठीक है। सल्फर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वो क्या होता है, स्टेबल होता है, कोई अटैक नहीं कर पाता है। तो यहाँ रीजन हमने लिख दिया, स्टेरिक रीजन। एमॉन्ग्स अगर हम इन सभी में अगर हम लोग देखें तो SF4 ये गैस होता है, SeF4 लिक्विड होता है, TeF4 सॉलिड होता है। इन सभी का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो अगर हम लोग देखें तो उसका शेप कैसा आता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है या सीसा ज्योमेट्री होता है। तो सीसा ज्योमेट्री जो है अगर हम लोग देखना चाहें तो कुछ इस तरह से होगा, जैसे यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें, ठीक है, तो देखिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर, यहां पर अगर देखें तो ये आपका कौन सा है पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन है। ये क्या है, एक्सियल है, ये दो एक्सियल पर है, ये इक्वेटोरियल पर। तो दो इक्वेटोरियल पर फ्लोरीन है, यहां ये सल्फर हो गया, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं, पता है। तो अब देखिए यहां पर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रहे हैं फ्लोरीन से, और ये बॉन्ड बना रहा है SF बॉन्ड, SF, ठीक है। तो 4 SF बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो वो हम जो इलेक्ट्रॉन रखते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही क्यों रखते हैं, क्योंकि इनके बीच का अगर एंगल देखा जाए तो लगभग कितना है, 120 के करीब आता है। लेकिन अगर हम यहां अगर रख देते तो इनके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो डिस्टेंस कम होता तो रिपल्सन बढ़ जाता, इसलिए इस जो एक्सियल पोजीशन पर लोन पेयर कदापि नहीं रखा जाता, बल्कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर देखा जाए तो लोन पेयर है, और इक्वेटोरियल पर क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है। तो देखें हम लोग, ये 2 इक्वेटोरियल पर बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है, और 2 एक्सियल पर ये है। तो अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, रिपल्सन कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर हम लोग देखें तो इसका ज्योमेट्री कैसा है, सीसा। अगर हम लोग इसको हटा दें तो ये आपको कैसा दिख रहा है, सीसा ज्योमेट्री, इसी को बोलते हैं सीसा, ठीक है। ये है सीसा ज्योमेट्री, दिखाई दे रहा होगा सबको। और यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात कर लें तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, क्योंकि यहां पर देखिए 4 ये हो गया, एक ये, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन के लिए sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगा। तो 1 ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय लोन पेयर, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आगे हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें हम लोग आगे, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट सेलेनियम। अगर हम इसकी बात करें, इसको अगर हम छोड़ दें सेलेनियम को, तो बाकी जो होते हैं वो क्या करते हैं, डाइक्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। वेल नोन जो है कि मोनोहालाइड्स जो डाइमेरिक इन नेचर के होते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, और ये सब जो डाइमेरिक हालाइड्स हैं ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं, मतलब इस स्पीसीज का इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को बोल रहे हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। तो इसके कई, तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। तो इसके जो है कि बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं सल्फर के, जैसे एलो या रोम्बिक या ऑक्टाहेड्रल या अल्फा सल्फर कहते हैं। दो सेकंड होता है इसका जो एलोट्रॉप्स, मोनोक्लिनिक या प्रिज्मेटिक या बीटा सल्फर। थर्ड होता है प्लास्टिक सल्फर, और फोर्थ होता है मिल्क ऑफ सल्फर, और फिफ्थ होता है कोलाइडल या डेल्टा सल्फर। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं रोम्बिक या एलो। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें रोम्बिक सल्फर, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर है,
फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं, ये होता है रोम्बिक सल्फर येलो इन कलर, येलो कलर का होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर देखें तो 385.8 केल्विन होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06 होता है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन ये डिजॉल्व होता है किसमें, बेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, उसमें ये डिजॉल्व होता है। ये वाटर में जो है कि अगर देखा जाए तो सॉल्युबल तो है ही, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में ये बहुत आसानी से सॉल्युबल होगा, है ना। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि वाटर में तो ये इनसॉल्युबल होगा, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होगा, आसानी से ये सॉल्युबल होता है। तो ध्यान दें कि वाटर में इनसॉल्युबल, कार्बन डाइसल्फाइड में इजीली सॉल्युबल। ये S8 स्ट्रक्चर या पैक्ड ऑक्टाहेड्रल शेप बनाता है। S8 जो ये फॉर्म में बनाता है वो पैक्ड शेप होता है। और यहां पर अगर देखें कि ये जो वैरायटी है रोम्बिक सल्फर का, वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो दिस इज द स्टेबल वैरायटी ऑफ ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑल अदर फॉर्म्स ग्रेजुअली चेंज इनटू दिस फॉर्म, ठीक है, क्योंकि स्टेबल फॉर्म है तो दूसरे भी इसमें चेंज किए जा सकते हैं। रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड ऑन इवापोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रॉ सल्फर इन CH2। यहां पर अगर इनके स्ट्रक्चर देखे जाए तो S8 रिंग इन रोम्बिक सल्फर ये इस तरह का होगा, या S6 फॉर्म में अगर हम लोग देखें चेयर फॉर्म में तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाता है। और आगे हम लोग देखें अगला इसका सल्फर का जो है एलोट्रॉप्स। तो स्टूडेंट्स देखें मोनोक्लिनिक आने के सेकंड हम लोग देख रहे हैं एलोट्रॉप्स सल्फर का, इसको बीटा सल्फर भी कहते हैं। और रोम्बिक सल्फर को आप मोनोक्लिनिक में चेंज कर सकते हैं जब इसको 95.6 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दें, ठीक है। इस टेम्परेचर पर ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्टिबल होते हैं। ये CH2 में सॉल्युबल होगा, मेल्टिंग पॉइंट होता है 393 केल्विन और ग्रेविटी होता है 1.98। ये कलरलेस होता है, निडल शेप्ड होता है। क्रिस्टल इज बीटा सल्फर, ठीक है, बीटा सल्फर। इट इज स्टेबल एबव 369 केल्विन। और इसको अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो इस टेम्परेचर से नीचे अगर हम टेम्परेचर इसका अगर नीचे कर दें तो वो अल्फा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अल्फा सल्फर इज स्टेबल बिलो द 369, ध्यान दें 369, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू बीटा सल्फर एबव दिस। लेकिन अगर इससे एबव कर दें तो वो बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। एट 369 केल्विन बोथ द फॉर्म्स आर स्टेबल। टेम्परेचर को, उस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। आगे हम लोग देखते हैं कि रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर में थोड़ा सा डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे देखें हम लोग। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हम उम्मीद करके चलते हैं कि आपका पीरियाडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से अगर क्लियर है, तो जब ये दोनों चैप्टर क्लियर होते हैं पीरियाडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग, तो जब हम P ब्लॉक अगर हम लोग पढ़ें तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि P ब्लॉक एलिमेंट्स में उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो थियरी होते हैं, वो इसमें हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि बार बार बताएंगे तो ये चैप्टर और बड़ा हो जाएगा, है ना। तो जो जहां का चीज है वहां पर अगर पढ़ करके अगर इसको अगर हम लोग देखें वीडियो को तो बहुत अच्छा लगेगा, पूरा क्लियर होगा। तो हम लोग देखें एक एक करके। अब यहाँ रोम्बिक और मोनोक्लिनिक में अगर देखें तो बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर ये S8 मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, S8। लेकिन S8 रिंग में दो जो फॉर्म बनते हैं उसको बोलते हैं पकड़ लाइक रिंग। S8 जो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग अभी बनाए थे तो उसको बोलते हैं पकड़ लाइक स्ट्रक्चर, या वो अगर हम लोग देखें तो वो क्राउन शेप में होता है।
फिर सेवरल अदर मॉडिफिकेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग 6 to 20 सल्फर एटम्स पर रिंग। ये ध्यान दें कि अदर अगर देखें इस फॉर्म में तो 6 से लेकर 20 तक सल्फर एटम्स पर रिंग में हो सकते हैं, ठीक है। और साइक्लिक S6 जो होता है वो रिंग एडॉप्ट करता है और वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे चेयर फॉर्म में आपने ये देखा था कि कुछ इस तरह से था चेयर फॉर्म, है ना। तो S6 में जो है कि टोटल इसमें 6 होंगे, तो जो टोटल 6 वाले होते हैं वो रिंग में कैसा बनाते हैं, चेयर फॉर्म बनाते हैं। अगर हम लोग टेम्परेचर 1000 के करीब कर दें तो ये जो H2 होता है डोमिनेंट होता है और पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इस बात को हम लोग ध्यान देंगे, है ना। जैसे O2 है, अब O2 पैरा है कि डाया है, तो ये एमओटी जो थियरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, उसके बेसिस पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और उसमें जब इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो ऑर्बिटल में अगर कोई अनपेयर्ड होता है तो वो जानते हैं आप लोग कि पैरामैग्नेटिक होता है, तो एकदम बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें कि इन वेपर स्टेट सल्फर पार्शियली एग्जिस्ट एज S2 मॉलिक्यूल व्हिच हैज 2 unpaired electrons in the anti-bonding pi star orbital like O2 and hence exhibit paramagnetism। क्लियर। तो ये एकदम बिल्कुल वहां एमओटी थियरी के अनुसार हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। आगे हम लोग अगर देखें, अगला है एलोट्रॉप्स प्लास्टिक सल्फर। तो आगे हम लोग देखें, ठीक है, आगे हम लोगों का है थर्ड प्लास्टिक सल्फर। प्लास्टिक सल्फर में अगर देखें तो बॉइलिंग सल्फर व्हेन poured into cold water gives plastic sulfur। It is soft rubber like mass। ये ध्यान दें, it is soft rubber like mass, ठीक है। It is amber brown in color। It is insoluble in CH2। CH2 में ये ध्यान दें, बाकी के आप CH2 में अच्छे से सोल्युबल था, लेकिन ये क्या है, इनसोल्युबल होता है एंड हैज नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर। इट कंसिस्ट ऑफ ए कंप्लीटली रैंडम अरेंजमेंट ऑफ चेन्स ऑफ सल्फर एटम्स। इट इज सुपर कूल्ड सल्फर लिक्विड। ये ध्यान दें, इट इज सुपर कूल्ड सल्फर लिक्विड, इस बात को जरूर याद रखें। आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ मिल्क ऑफ सल्फर। तो देखा जाए फोर्थ मिल्क ऑफ सल्फर। तो मिल्क ऑफ सल्फर देखिए बनाते कैसे हैं, इस बात को ध्यान से देखिएगा। ये मिल्क ऑफ लाइम है, उसको हम लोग सल्फर से जब यहाँ रिएक्ट कराते हैं तो आपका ये बनता है कैल्शियम पेंटासल्फाइड और कैल्शियम थायोसल्फेट। फिर यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो कैल्शियम पेंटासल्फाइड और ये आपस में रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो हमको व्हाइट कलर का ये मिल जाता है मिल्क ऑफ सल्फर, ठीक है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। मिल्क ऑफ सल्फर इज सॉल्युबल इन CH2। कार्बन डाइसल्फाइड में जो मिल्क ऑफ सल्फर होता है वो सॉल्युबल होता है और मेनली यूज्ड होता है किसमें, मेडिसिन में। आगे हम लोग फिफ्थ देखते हैं कोलाइडल या डेल्टा सल्फर। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें कोलाइडल सल्फर या डेल्टा सल्फर, ठीक है। बहुत सल्फर आपने देख लिया जो है, एक और देख लेते हैं, जैसे गप्पन वैसे छप्पन, जैसे उतना जैसे थोड़ा एक और सही। तो हम लोग देखें यहाँ पर बनाने का मेथड क्या होगा कि नाइट्रिक एसिड और H2S गैस जब हम लोग एक साथ अगर हम लोग मिलाएंगे ये दोनों, तो क्या बनेगा, आपका ये डेल्टा सल्फर बन जाएगा। या SO2 और H2S मिलाएंगे तो भी बन जाएगा, या Na2H2O3 और HCl मिलाएंगे तो भी आपका बन जाएगा। तो ये तो बनाने का मेथड है। या हम एक चार्ट हम लोग देख लें, जितने टाइप के आपने देखा अभी एलोट्रॉप्स, वो सब एक दूसरे में कन्वर्टिबल होंगे। जैसे
एस यानी कि अगर हम लोग लें रोम्बिक सल्फर की बात करें तो इस टेम्परेचर पर वो मोनोक्लिनिक में चेंज होगा, और ये मोनोक्लिनिक इस टेम्परेचर पर लिक्विड सल्फर में, और यहां पर अगर हम लोग देखें इस टेम्परेचर पर आपका S8 में हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग अगर देखें तो S8, S4, S2, S ये सब डिफरेंट में क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। तो यहां पर ये तो है कि डिफरेंट टेम्परेचर देते जाएंगे, एक दूसरे में चेंज होता जाएगा। यहां पर अगर रैपिड कूलिंग कर दें इसको तो प्लास्टिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऑन स्टैंडिंग ये फिर किस में हो जाएगा, रोम्बिक सल्फर में। तो ये रहा टोटल एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। स्टूडेंट्स इस लेक्चर के लिए इतना ही। आने सेकंड लेक्चर में आपने ये ढेर सारे थियरी को देखा है ना। थियरी पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत, हाँ थोड़ा प्रॉब्लम तो आप लोगों के लिए होता है, लेकिन पढ़ना है तो भाई पढ़ना ही है। तो हम लोग इस वीडियो में सेकंड लेक्चर में इतना ही। फिर हम लोग थर्ड लेक्चर में मिलेंगे आने के, ये तो हम लोगों का 13 पार्ट है, पार्ट 14 में इसी ग्रुप में फिर आगे हम लोग मिलेंगे। ठीक है, और आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई करते रहें, ईमानदारी से वीडियो को देखते रहें, और जो अच्छे बातें हो वो भी एक्स्ट्रा चीज इसके साथ नोट बनाते रहें और लिखते रहें। तो इस वीडियो के लिए बेटा इतना ही। ओके।